नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का इन्फॉर्मेशन इनसाइड के इस बिल्कुल नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये एपिसोड थर्ड सेम आईएमपी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने ओसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट्स के साथ डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। आप डेफिनेटली वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस पार्ट के अंदर हम बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, वो भी उसके नोट्स के साथ। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सारी रिसर्च और एनालिसिस करके निकाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये कुछ बहुत ही ज़्यादा आईएमपी और रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको शॉर्टलिस्ट किया है। अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा जिससे कि आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप सभी को पता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी साइकिल्स हैं। उन साइकिल्स में से कुछ साइकिल्स मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए हैं, उन्हें एज अ आईएमपी रखा गया है। तो आपको इतनी साइकिल्स तो करके जाना ही जाना है, क्योंकि इन साइकिल्स की एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो सबसे पहली साइकिल है वो है ग्लाइकोलाइसिस। अब इसके अंदर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके साइकिल्स तो लिखनी ही लिखनी है, लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पे एनर्जेटिक्स भी पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एंड गिव इट्स एनर्जेटिक्स विद इट्स डिस्क्रिप्शन। तो आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन और एनर्जेटिक्स दोनों लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है टीसीए साइकिल, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या तो फिर साइट्रिक एसिड साइकिल, ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ये जो भी साइकिल है वो लिखनी है पूरी की पूरी, उसके बाद उसका एनर्जेटिक्स लिखना है और उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बाद जो भी डिस्क्रिप्शन है कि इसके अंदर इस कंपाउंड में से ये कंपाउंड बनता है, इसके अंदर ये एंजाइम यूज होता है विद द एलिमिनेशन ऑफ CO2, ये सभी भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आपको डिस्क्रिप्शन के लिए पहले नहीं जाना है, आपको पहले सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ साइकिल लिखनी है, जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो और आपको पूरा पेपर लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। बायोकेमिस्ट्री का पेपर है, मैं समझ सकता हूँ लेंदी होने ही वाला है, लेकिन आपको वहाँ पे अपनी अक्ल दौड़ानी पड़ेगी और वहाँ पे आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है और कैसे लिखना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या तो फिर डायरेक्टली ऐसे पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं वो कॉन्सेप्ट लिखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हाइपोथेसिस दी गई है वो हाइपोथेसिस लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, तभी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। इसके अंदर जो भी दो प्रकार की हाइपोथेसिस दी गई है, उसके बाद ये जो फिगर दी गई है ये फिगर आपको ड्रॉ करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फिर से देख लीजिए, ये लेटेस्ट यू सत्यनारायण बुक में से ली गई फिगर है और इससे आपको लर्न करना ही करना है, जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। PDF में थोड़ी स्पीड में स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट इतना ज़्यादा है और टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए मैं यहाँ पे PDF बहुत ज़्यादा स्पीड में स्क्रॉल कर रहा हूँ। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इसके अंदर आपको पाथवे और उसका सिग्निफिकेंस दोनों लिखना पड़ सकता है। वहाँ पे सबसे पहले आपको ये स्टेप्स दिए हुए हैं कि पहले कन्वर्जन होते हैं, किसका किस में कन्वर्जन होता है, कौन कहाँ से कहाँ जाता है, उसके बारे में आपको सबसे पहले लिखना है। कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं वो लिखना है। उसके बाद उसका एनर्जेटिक्स यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे बेसिक विदाउट स्ट्रक्चर उसकी साइकिल दी हुई है, क्या NADH कौन कितने फॉर्म होते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वो भी वहाँ पे लिख सकते हैं, तभी आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये 3 in 1 क्वेश्चन हम कह सकते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। HMP शंट पाथवे पूछ सकते हैं, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे ऐसे आपको पूछ सकते हैं, या तो फिर आपको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी पूछ सकते हैं। तो इन तीनों का आंसर सिर्फ यही HMP शंट पाथवे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाथवे। इसके अंदर आपको रिएक्शंस लिखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप ना भी सोचो तो भी चलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर्स के साथ साथ आपको ये ड्रॉ करनी साइकिल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है।
इसके बाद इसके अंदर कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन डिस्क्रिप्शन अगर आपके पास जो लास्ट की 10 या 15 मिनट बचे उसके अंदर लिखोगे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ज़्यादा मार्क्स इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लेने मत जाइए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप लेने गए तो आपका 5 मार्क्स का दूसरा कोई क्वेश्चन जो लिख सकता है वो भी आप छोड़ के आओगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर पहले आपको 4 स्टेप्स जो साइकिल है उसके लिखने हैं, उसके बाद ही इसका डिस्क्रिप्शन, चारों स्टेप का डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्योंकि वहाँ पे पेपर छूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पहले आप साइकिल स्ट्रक्चर्स के साथ लिख लीजिए, उसके बाद ही आप डिस्क्रिप्शन लिखिए। साइकिल लिखने के बाद एनर्जेटिक्स, और उसके बाद आप उसका डिस्क्रिप्शन आसानी से लिख सकते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। अब इसके अंदर भी आपको साइकिल और उसका डिस्क्रिप्शन दोनों लिखना पड़ेगा। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस मटेरियल में से कुछ भी समझ में ना आए तो आप यू सत्यनारायण बुक को रिफ़र कर सकते हैं। सभी कंटेंट उस यू सत्यनारायण बुक में से ही लिया गया है। अगर आपके पास इस बुक की पीडीएफ अवेलेबल नहीं है तो आप फार्मा ईडीयू एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको फार्मा से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स और ओल्ड सेमेस्टर के पेपर्स सभी मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डेफिनेटली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे डी नोवो फैटी एसिड में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जैसे दिया गया है वैसे लिख सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है यूरिया साइकिल, या तो फिर कह लीजिए एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो इसके अंदर कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है, साइकिल कैसे ड्रॉ करनी है, आप देख लीजिए स्ट्रक्चर्स के साथ। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से साइकिल दी गई है, आपको यही साइकिल एग्जाम के अंदर ड्रॉ करनी है। उसके बाद उसके अंदर स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, इस साइकिल का सिग्निफिकेंस क्या है, और अगर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट ना हो या तो फिर इसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसका एनर्जेटिक्स क्या है, ये सभी के बारे में आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीटोन बॉडीज, उसका यूटिलाइजेशन, उसका फॉर्मेशन, उसका पाथवे, वो भी आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन कीटोजेनेसिस एंड ऑल्सो गिव डिटेल ऑन रेगुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, या तो फिर यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर यहाँ पे एग्जैक्टली दिए गए हैं जैसे कि आपको एग्जाम में लिखने हैं। यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज कैसे होता है वो भी दिया गया है, तो आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड शुगर लेवल। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो फीडबैक सिस्टम होती है वो ड्रॉ करके दिखानी पड़ेगी। आप सभी को पता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन का यूज़ होता है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। बहुत ही ज़्यादा लेंथी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर टोटल बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर वो स्टेप्स आप डिटेल में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ इसके रिएक्शंस आप बता दोगे और उसका कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे बाजू बाजू में स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाया गया है, लेकिन एग्जाम के अंदर आप सिंगल पेज पर ड्रॉ करोगे यानी कि सिंगल साइड तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व है वो, लेकिन आप वो डिटेल में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, आपके दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे इसकी वजह से। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप दो क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए और ये जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वो, इसीलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चन को सेपरेटली यहाँ पे दिखाया है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर यहाँ पे जितना भी कंटेंट दिया गया है वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। सेमी कंजर्वेटिव यहाँ पे डीएनए को क्यों कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं, उसका जस्टिफिकेशन विद इट्स डायग्राम आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। उसकी जो भी स्टेप्स हैं वो आपको फ्लो चार्ट के अंदर लिखने पड़ेंगे, तभी बहुत ज़्यादा अच्छी इंप्रेशन बनेगी और अच्छे मार्क्स भी
मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। अब इसके अंदर आपको दो क्वेश्चन कंबाइन पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड गिव इट्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर ज़्यादा कैटाबॉलिज्म हो जाए या तो फिर जो प्यूरिन है वो बॉडी के अंदर ऐसे एक्यूमुलेट होने लगे तो उसकी वजह से यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है, और वो यूरिक एसिड फॉर्मेशन अल्टीमेटली गाउट के लिए जवाबदार होता है, तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कैटाबॉलिज्म और डिग्रेडेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन। तो इसके अंदर आपको दोनों का ही डिग्रेडेशन बाजू बाजू में दिया हुआ है, आप दोनों करके जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसके अंदर कैटाबॉलिज्म के साथ साथ इसके अंदर इसका जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है वो प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका जिक्र इस मटेरियल के अंदर नहीं किया गया है, लेकिन आप यू सत्यनारायण उसके लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, जो कि अल्केप्टोनूरिया जैसे कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसके बारे में उसके अंदर दिया गया है। अगला जो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन या तो फिर बायोसिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो इसके अंदर बायोसिंथेसिस कैसे होता है ये आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के लिए अलग अलग इसके लिए मेथड है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रोकैरियोट्स के लिए आपको दिखाया है, लेकिन यूकैरियोट्स भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने उसे कवर नहीं किया है। अगर आप प्रोकैरियोट्स के लिए देखने जाओ तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस क्या क्या होता है उसके बारे में भी आपको थोड़ा एनालिस्ट या तो फिर जिक्र करना पड़ेगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये क्वेश्चन आप यू सत्यनारायण में से देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, आप उसी में से पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आप इस नोट्स में से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ फॉस्फोलिपिड्स दिया गया है, ग्लाइकोलिपिड्स वहाँ पे नहीं दिया गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, जो मैंने आगे बोला कि आप दो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्रिक वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए एंड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल आपको पूछे तो आपको यहाँ से जो भी इसके पॉइंट्स है वो वहाँ पे लिखने पड़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आपको 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ आरएनए, जो कि 3 टाइप, उसका डिटेल आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऊपर ऊपर से करोगे तो भी चलेगा, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने बहुत गिने चुने क्वेश्चन ही यहाँ पे लिए हुए हैं, इसलिए इतने क्वेश्चन तो मिनिमम आपको करने हैं, तभी आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी विथ एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक रिएक्शंस। अब इसके अंदर आपको एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी क्या क्या होता है, उनके कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल में यहाँ पे जितना दिया हुआ है वो भी लिखना पड़ सकता है, तभी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस किए, ये सभी क्वेश्चंस की नोट्स मेरे पास अवेलेबल थी, लेकिन इसके अलावा जिन क्वेश्चंस के नोट मेरे पास नहीं अवेलेबल है लेकिन वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है पिरिमिडिन बायोसिंथेसिस। जैसे जो प्यूरिन बायोसिंथेसिस है वैसे ही पिरिमिडिन बायोसिंथेसिस भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एंजाइम इनहिबिटर्स, साइक्लिक एएमपी एंड एटीपी सिग्निफिकेंस, या तो फिर एनर्जी रिच कंपाउंड, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है वो माइचेलिस मेंटेन काइनेटिक्स फॉर एंजाइम एक्टिविटी, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थी वो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने ये जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी साइकिल्स आपको बोले हैं, अगर आप इतना करेंगे तो आप डेफिनेटली पास हो सकते हैं। जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन जिसकी नोट्स अवेलेबल नहीं थी वो है ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन। ये एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर एक सब टॉपिक के तौर पे दिया गया है और ये आपको एग्जाम के अंदर पूछ भी सकते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। आशा करता हूँ आपको नोट्स, क्वेश्चंस दोनों अच्छी तरीके से समझ आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। All the very best for your examination. Do well. Thank you.